नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में। यहां पे 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर जो काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी के अंदर चेंज कर दिया जाएगा काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे, क्योंकि काउंसिल ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दे दी है चेंजेस के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर आप अपनी सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो वेवर कर रही है। आपको रजिस्ट्रेशन जो मैंडेटरी लेना था ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, अगर आप सप्लाई करते थे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना होता था जीएसटी के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन दे दी है, आपको कुछ वेवर दे दिया है। अगर आप इन दोनों से कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देते हैं तब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। पहला, अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड नहीं होती है जो जीएसटी के अंदर लिमिट बताई है, ठीक है, सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के अंदर। न्यू लिमिट क्या है, इसमें लिमिट भी चेंज हुई है। तो न्यू लिमिट की बात करें तो अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं तो 40 लाख की लिमिट है नॉर्मल स्टेट्स के लिए और 20 लाख की लिमिट स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए, ठीक है। अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो 20 लाख रुपीज़ है नॉर्मल स्टेट्स के लिए और 10 लाख रुपीज़ है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए, ठीक है। अगर आप उस लिमिट को एक्सीड नहीं करते हैं 40 और 20 वाली, गुड्स के केस में 40 और सर्विसेज के केस में 20 लाख की, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप आपकी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं जाती है, तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बात करें तो पूरे देश भर से आपको ऑल इंडिया बेस पे ऑर्डर आते हैं, तो इंटर स्टेट सप्लाई आपकी बनी जाती है, तो उस केस में तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई होती है और लोकल की ओनली सप्लाई है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता ही नहीं है, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा। ये दो कंडीशन है, अगर इस दो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा, वेवर मिल जाएगा आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सप्लाई करते हैं तो। अब हम बात करें कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को अलाउ किया जा रहा है कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। लेकिन यहाँ भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे लॉ कमिटी जो है इसके ऊपर वर्क करेगी और तो टेंटेटिवली किया जाएगा 1 जनवरी 23 से, ठीक है। पहले वो रिपोर्ट बनाएगी इसके ऊपर और पूरी रिसर्च करेगी, फिर इसका एक स्कीम बनाएगी और 1 जनवरी 2023 से इसको लागू किया जाएगा। अभी हम बात करें रूल 89 सब रूल 5 के अंदर, जो कि रिफंड से रिलेटेड रूल है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं अनयूटिलाइज इनपुट एस क्रेडिट का। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर हम अनयूटिलाइज इनपुट एस क्रेडिट का रिफंड कैलकुलेट करते हैं। तो रिफंड का फॉर्मूला ये होता है कि आपको इनपुट का तो रिफंड मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे इसको अमेंडमेंट किया जाएगा, अब इनपुट सर्विस का भी रिफंड ले सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, इनपुट सर्विस को आप काउंट कर सकते हैं रिफंड के लिए। जो भी आपने इनपुट सर्विस ली है, इनपुट सर्विस के ऊपर जो आपने आईटीसी पे किया है, मतलब परचेज किया और उसका जीएसटी पे किया और इनपुट सर्विस के अंदर आपका आता है, तो उसका भी आप रिफंड ले सकते हैं, उसको काउंट किया जाएगा। लेकिन काउंट कैसे किया जाएगा, इसको रेशो में काउंट किया जाएगा। आईटीसी जो आपने अवेल किया इनपुट और इनपुट सर्विस का, उस रेशो में आप रिफंड को ले सकते हैं, ठीक है। ये उन सभी टैक्स पेयर को हेल्प करेगा जिनका आईटीसी इनपुट सर्विस से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा आईटीसी इकट्ठा हो जाता है इनपुट सर्विस से रिलेटेड। अब अमेंडमेंट किया जा रहा है सीजीएसटी रूल के अंदर, जो पेंडिंग है आईजीएसटी रिफंड का क्लेम, ठीक है। कुछ केसेस में यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो रिस्की एक्सपोर्टर के अंदर आइडेंटिफाई किए गए थे। अब इनका वेरिफिकेशन होगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। और वेरिफिकेशन के दौरान अगर पाया जाता है कि ये वॉयलेशन कर रहे हैं प्रोविजन का कस्टम एक्ट के अंदर, ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का रिफंड है वो तो सस्पेंड होगा या फिर विदहेल्ड हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें अमेंडमेंट किया जाएगा रूल 96 के अंदर, ठीक है, जहां पे काउंसिल के द्वारा रिकमेंड किया गया है जो ट्रांसमिशन है आईजीएसटी रिफंड क्लेम का, वो पोर्टल के द्वारा RFD-01 के अंदर ट्रांसमिट किया जाएगा जुडिशनल जीएसटी अथॉरिटी को प्रोसेसिंग के लिए। इससे क्या होगा, जो डिस्पोजल है रिफंड का वो वेरिफिकेशन के बाद, जीएसटी ऑफिसर के वेरिफिकेशन के बाद ही होगा, जिससे बहुत सारे एक्सपोर्टर को इसका बेनिफिट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अब रिक्रेडिट होगा अमाउंट किसका, जो कि गलत तरीके से रिफंड क्लेम कर लिया गया है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड आईटीसी का, या जो आईजीएसटी पे किया है जीरो रेट सप्लाई के ऊपर या जीरो रेट सप्लाई के ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रवेशन पाया जाता है रूल 96 सब रूल 10 का सीजीएसटी रूल के अंदर, तो उनको यहाँ पे डिपॉजिट कराना होगा इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी के साथ। एक न्यू फॉर्म इसके लिए PMT-03A इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब दोस्तों लेट फीस का वेवर किया जा रहा है। अगर GSTR 4 डिले फाइल किया है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, और यहाँ पे CMP-08 फर्स्ट क्वार्टर 22-23 का जो फॉर्म है उसका एक्सटेंशन भी किया जा रहा है। जो लेट फीस है सेक्शन 47 ऑफ द CGST एक्ट के अंदर अगर डिले फाइल किया जा रहा है फॉर्म GSTR फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, ठीक है, तो
28 जुलाई 2022 तक इसके ऊपर जो लेट फीस है उसका वेवर कर दिया जाएगा। अभी एग्जिस्टिंग में वेवर जो था इसका वो 30 जून तक था, अब 28 जुलाई तक है। 28 जुलाई तक अगर आपने GSTR 4 लेट फाइल किया है तो उस केस में आपको लेट फीस नहीं देना होगा, लेट फीस का वेवर मिल जाएगा आपको। CMP 08 की यहाँ पे गवर्नमेंट डेट बढ़ा रही है फर्स्ट क्वार्टर की, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की फर्स्ट क्वार्टर की CMP 08 की जो डेट है वो 18 जुलाई है। 18 जुलाई से अब यहाँ पे 31 जुलाई तक की जा रही है। और GSTN जो है वो इशू को भी रिजॉल्व करेगी, जो नेगेटिव बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे कंपोजिशन टैक्स पेयर को इसका सामना करना पड़ रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे एग्जेम्पशन दे रही है गवर्नमेंट एनुअल रिटर्न फाइलिंग का, फॉर्म GSTR 9 और 9A का फाइनेंशियल ईयर 21-22। ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज़ तक है उनको GSTR 9 और 9A फाइल नहीं करना। UPI या IMPS एक एडिशनल मोड प्रोवाइड किया जाएगा GST की पेमेंट्स के लिए, ठीक है। जो टैक्स पेयर पेमेंट कर रहा है अभी फ़िलहाल प्लान को क्रिएट करके NEFT या RTGS करता है या फिर ऑनलाइन पे करता है, अब UPI या IMPS के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। एक और पेमेंट का मोड ऐड किया जाएगा। अब दोस्तों ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा, जो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसका रिवोकेशन हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। जैसे रिटर्न फाइल करेंगे उसके बेसिस पे सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऑटोमेटिक ही यहाँ पे रिवोकेशन हो जाएगा, ठीक है, सिस्टम के द्वारा, अगर यहाँ पे टैक्स पेयर अपनी रिटर्न को फाइल कर देता है तो। उसके बाद बात करें जो टाइम पीरियड है 1 मार्च 20 से 28 फरवरी वो एक्सक्लूड किया जाएगा, जो लिमिटेशन है फाइलिंग ऑफ रिफंड का, ठीक है, सेक्शन 54 के अंदर। अगर यहाँ पे डिमांड या ऑर्डर इशू किया जाता है गलत तरीके से रिफंड को क्लेम करने के लिए अंडर सेक्शन 73 CGST एक्ट के अंदर। और उसके बाद जो लिमिटेशन है सेक्शन 73 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 17-18 का, ठीक है, कोई भी अदर डिमांड जो कि लिंक है एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से वो एक्सटेंड किया जा रहा है 30 सितंबर 23 तक, ठीक है। ये है GST काउंसिल के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है 47th GST काउंसिल मीटिंग के द्वारा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ और भी अपने भाई बंधु को जोड़ें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।